साहित्य निधि में सुनिए लेखक जयशंकर जी की कहानी अगस्त और अतीत। ये कहानी उनके कहानी संग्रह सर्दियों का नीला आकाश से ली है। जीवन की भी क्या बात है, बाबा कहा करते थे। अगस्त और बारिश की सुबह में ईदगाह हिल्स की इस पगडंडी पर बाबा का हमेशा कहा जाने वाला ये वाक्य तब याद आया जब मैं एक बंदरी को अपने बच्चे को लिपटाए हुए एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाते हुए देख रहा था। पगडंडी, पेड़, मकानों की छतें, पहाड़ी चट्टानें बारिश के दिनों का गीलापन लिए हुए थी। वहीं से दूर खड़ा शहर का बड़ा तालाब नज़र आ रहा था, पुराने शहर का पुराना तालाब। बाबा का बरसों पहले कहा गया ये वाक्य इस समय क्यों याद आया? मैं इस वाक्य के आसपास के वाक्यों को, इसके संदर्भों, परिवेश और पड़ोस को भूल चुका हूँ। कभी कभी बाबा अपनी बातचीत में दार्शनिकता ले आया करते थे। अब याद आ गया। वे दादी को भक्त और भगवान के रिश्तों को समझाते वक्त बंदर और बिल्ली के अपने बच्चों को संभालने के तरीकों का उदाहरण दे रहे थे। मेरे बचपन से मेरे जवान होने तक घर में दादी ही रहीं। माँ मेरे बचपन में ही चल बसी थी। दादी ने ही मुझे और छोटी बहन को पाल पोस कर बड़ा किया था। अपनी मृत्यु तक वो हमारे ही साथ रहीं। पहले वे मरी, फिर बाबा नहीं रहे। तब तक बहन का विवाह हो चुका था और वो एक दूसरे शहर में बसे अपने ससुराल में चली गई थी। बाबा अपने आखिरी दिनों तक हमारे शहर की 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी बेकरी में सेल्समैन रहे। इस बेकरी का मालिक एक आर्मेनियन यहूदी था। 70 के आसपास पहुंचते पहुंचते वो अपने परिवार के साथ अपनी मातृभूमि में लौट गया। अपने देश लौटने के कुछ बरसों पहले ही उन्होंने बाबा को अपना पुराना स्कूटर, मुझे अपनी रेसिंग साइकिल और बहन को बायोस्कोप और दूरबीन दे दी थी। बाबा उसी स्कूटर से बेकरी का सामान खरीदने के लिए बाजार जाते रहे, बैंक और रेलवे स्टेशन जाते रहे और मैं उनकी साइकिल से ही पहले स्कूल और बाद में कॉलेज जाता रहा था। उस वक्त हमारे शहर में ना इतनी गाड़ियाँ थीं और ना ही इतने सारे लोग। उन दिनों में कोलाहल भी कम हुआ करता था और प्रदूषण भी। पुराने शहर में तांगे और रिक्शे चला करते थे। ये 1970 के आसपास का दौर था। हम गेहूं के लिए अमेरिका के भरोसे रहा करते थे। अच्छी घड़ियां स्मगलिंग में बाज़ार में आती थीं। स्कूटर खरीदने के लिए घर में टेलीफोन लगवाने के लिए नंबर लगवाना पड़ता था। वो इस देश का कोई दूसरा ही वक्त रहा था। बाबा अपना स्कूटर शुरू करने के पहले एक निगाह बरामदे में टंगे तोते के पिंजरे पर डालते। उसके लिए कटोरी में पानी और खाने की कोई चीज़ रख देते। लेटर बॉक्स से अपने लिए आई चिट्ठियाँ, अखबार या पत्रिकाएं निकालते। दादी दहलीज पर खड़ी रहती। लौटते वक्त क्या क्या लाना है, क्या क्या करना है, ये बताती रहती। फिर बाबा मेरी पढ़ने की मेज़ तक आते, मेरे कंधों या बालों को सहलाते, साइकिल ठीक से चलाने और स्कूल की कैंटीन से ही कुछ खाने की हिदायतें देते। बहुत पहले माँ ये सब कहा करती थीं। माँ नहीं रहीं और बाबा ने माँ की जगह ले ली। मेरे लिए दूध बाबा ही गर्म करते थे। मेरे कपड़ों को इस्त्री करना, विज्ञान और क्राफ्ट के मेरे स्कूली प्रोजेक्ट्स में मेरी मदद करना, मेरे साथ सर्कस और रामलीला देखने के लिए जाना बाबा के ही कामों में आता था। घर में बाबा के अलावा दादी, राधा और अम्मा के दिनों की नौकरानी देवकी रहा करती थी। राधा मुझसे 5 बरस छोटी थी और अम्मा की मौत के वक्त उसने प्राइमरी स्कूल में जाने की शुरुआत की थी। मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी माँ के ना होने का अभाव खलना नहीं चाहिए। पता नहीं बाबा ने ऐसा कभी कुछ कहा था या नहीं, लेकिन उनके मन में ऐसा विचार उस वक्त तक बना रहा जब तक मैं 19 का नहीं हो गया और वे 45-46 के। दादी बूढ़ी हो रही थी, राधा सयानी होने लगी थी। मेरे कॉलेज के दूसरे बरस में ही बाबा ने किसी रात में हमें बुंदेलखंड के आला गायन के बारे में बताया ही नहीं, हमें 52 में से किसी एक उस लड़ाई के कुछ हिस्सों को गाकर भी सुनाया था जिसमें मलखान की वीरता का बहुत ज़्यादा बखान किया गया था। आपने ये सब कब सुना था? राधा ने पूछा। उन दिनों इस शहर में बिजली का बहुत बड़ा कारखाना खड़ा किया जा रहा था। मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ पुलिया पर बैठे हुए गपशप करता रहता और करीबी मजदूरों का एक ग्रुप आला सुनता रहता। मैं वहाँ रोज़ ही जाने लगा। एक आध बार गाने वाला नहीं आया तो मैंने भी कुछ हिस्से पढ़े थे। ये सब लिखा हुआ भी है? मैंने पूछा था। बिल्कुल,
अपने ही यहाँ इसका एक खंड है, तुम्हारी अम्मा के लिए खरीदा था। अम्मा ने पढ़ा था? मैंने पूछा था। शायद नहीं, उसे जंगलों के बारे में, शिकारियों के बारे में पढ़ना अच्छा लगता था। कॉन्वेंट की पढ़ी हुई थी, अंग्रेज़ी की किताबें अच्छी तरह पढ़ लेती थी। जिम कॉर्बेट की एक किताब पर उसका नाम है, किसी ने उन्हें उनके जन्मदिन पर दी थी, मैंने बताया था। उसे जंगलों में जाना अच्छा लगता था। तुम दोनों जब छोटे थे तब हम लोग बांधवगढ़ के जंगलों में गए थे। मुझे याद है, मैंने हाथी पर बैठकर शेर को मांस खाते हुए देखा था। तुम्हारी माँ को घूमने का बहुत शौक था। मुझे घूमने और पढ़ने की आदत उसने ही लगाई। बरसों पहले बाबा माँ के बारे में ये सब बता रहे थे और बरसों बाद मैं माँ को हमारे घर की बालकनी में रखी हुई आराम कुर्सी पर बैठे पढ़ते हुए देखता हूँ। ये दोपहर का समय रहता था। मैं स्कूल से लौटता था। लकड़ी की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए मुझे किताब, चश्मे और पेंसिल के साथ अम्मा नज़र आती हैं। वो कठिन शब्दों के अर्थों को हिंदी में किताब पर ही लिख दिया करती थीं ताकि उनके बाद पढ़ने वाले किसी पाठक को समझने में सहूलियत मिल सके। कितनी अजीब बात है, अपने मरने के बरसों बाद भी हमारे माँ बाप कितने अलग अलग रास्तों से, कैसे कैसे अंधेरे गलियारों से होते हुए हमारे पास लौटते रहते हैं। उनका लौटना हमारे लिए कितनी बड़ी तसल्ली बनता है और कितना बड़ा त्रास। वे कभी उनके हमारे जीवन में होने की याद दिलाते हैं तो इस बात की याद भी कि हम वैसा जीवन नहीं जी रहे हैं जैसा उन्होंने चाहा था, जिसका स्वप्न हमारे बचपन में उन्होंने देखा था। और इस तरह माँ और बाबा का लौटना मुझे अपने अकेलेपन में ढकेलता है। मुझे अपनी पत्नी और अपने उन 2 बच्चों की याद सताने लगती है जो पिछले 4 बरसों से मुझसे अलग होकर इसी शहर में एक दूसरे मकान में रह रहे हैं। कभी कभार अपनी शाम की सैर के वक्त में उतरती रात के समय उस घर के दरवाजे और खिड़की की तरफ अपनी निगाहें ठहराता हूँ जहाँ मेरी पत्नी रहती है, मेरे 2 बच्चे रहते हैं। उस वक्त मेरे साथ ये उम्मीद बंधी रहती है कि दूर से ही सही पर मैं अपने बड़े होते बच्चों को देख सकूँगा। अब मेरी बिटिया 20 पार कर चुकी है और मेरा बेटा 19 का हो चुका है। पता नहीं वो क्यों हुआ, ये सब कैसे हुआ कि अपने किशोर जीवन को पार करते ही मेरे दोनों ही बच्चों ने मुझसे दूर होकर अपनी माँ के साथ रहने का फैसला कर लिया। अपने अतीत में झांकता हूँ तो अपनी ढेर सी भूलों, अपनी ही गलतियों और कमज़ोरियों का ख्याल आए बिना नहीं रहता। पर इन भूलों को, ऐसी भूलों को माफ़ किया जा सकता था। इस तरह की भूलें हर आदमी से कभी ना कभी हो ही सकती हैं और इससे उसके परिवार का जीवन प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता है। मेरे जीवन में ऐसा ही एक वक्त रहा कि मैं दिन में ही शराब के नशे में डूब जाता था। नौकरी पर जाता ही नहीं था, इसलिए तनख्वाह ही नहीं मिलती थी। इन सब से मेरा अपना जीवन, अपना परिवार, मेरे आसपास का जीवन और लोग ज़बरदस्त रूप से प्रभावित भी हुए थे। पर यह भी सच है कि मैंने बहुत जल्दी ही अपने आप को संभाल भी लिया। शराब और सिगरेट छूट गई। मैं नियमित रूप से नौकरी पर जाने लगा और धीरे धीरे मेरा लिया गया कर्ज भी कम होता जा रहा था। इतना है कि इसमें वक्त ज़रूर लगा। मेरी पत्नी के पिता और भाई ने इस बात को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया और उसे और बच्चों को हमेशा अपने ही पास रखने का कड़ा निर्णय ले लिया। मैंने उनको बहुत समझाया, मैं उनके सामने बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाया भी, लेकिन आखिरी तक वे नहीं माने। बाद के दिनों में उन्होंने कानून का सहारा लिया और तब तक वैसे भी मेरी हार हो चुकी थी और मैं स्वयं ही उस यातना और यंत्रणा से मुक्त होना चाहता था। माँ बाबा होते तो और भी बहुत ज़्यादा दुख मिलता और फिर उनकी खातिर भी मैं शर्मिंदा होता और ज़्यादा पछतावे में डूबता और ज़्यादा थक जाता और किसी न किसी तरह का समझौता कर ही लेता। इतने लंबे वैवाहिक जीवन में पत्नी ने सिर्फ मेरी कमज़ोरियों, मेरे पतन, मेरी पराजय और मेरे पापों को ही जाना था। तब आगे भी वो मुझे उसी निगाह से ही देखती रहती। फिर मैं दूसरों के लिए नर्क नहीं रचना चाहता था, दूसरों के दुख का कारण नहीं बनना चाहता था और इस तरह तलाक हो जाने के 1.5 साल बाद मैं कुछ महीनों के लिए अपने शहर से दूर एक दूसरी जगह पर नौकरी के लिए चला गया। ये छोटा सा कस्बा था, वहाँ शांति और एकांत मिला। वहीं मैंने कविताएं पढ़ने और कविताएं लिखने की शुरुआत की। धीरे धीरे मेरा मन कवियों और कविता के जीवन में रमने लगा। 3-4 वर्षों के बाद मुझे थोड़ा बहुत लिखना आ भी गया था। मैं नोटबुक पर अपनी कविताओं को बार बार काटते हुए उतारने लगा।
धीरे धीरे 25-30 कविताएं तैयार हो चुकी थीं। मैंने उन कविताओं को साधारण डाक से वापसी के लिए टिकट लगा ही कुछ ऐसा है, एक के बाद एक आती जाती हैं, जुड़ती जाती हैं और उसका एक सिलसिला सा कारण सा बनने लगता है। सुबह सुबह सैर पर निकलते वक्त किसने सोचा था कि बंदरों का एक परिवार मुझे मेरे परिवारों की यादों और यातना से इस तरह जोड़ता चला जाएगा। सुबह सुबह बरसाती निकालते वक्त मेरे हाथ में बाबा की नीले रंग की छतरी भी आई थी और राधा के बारिश के लिए खरीदे गए जूते भी दिखे थे, पर तब तक कुछ नहीं हुआ था। मैंने ये ज़रूर सोचा था कि राधा को चिट्ठी लिखे हुए बहुत दिन गुजर गए हैं और अब जल्दी ही उसे एक पत्र लिखूंगा। इसके बाद ताजुल मस्जिद के करीब की सड़क से मैं यहाँ आ गया था। ताजुल मस्जिद की विशालकाय दीवारों, उसके करीब खड़ी लाइब्रेरी और बेनज़ीर मैदान को देखकर मैं मुग़ल सल्तनत के दिनों के बारे में, मुग़ल सल्तनत के बरसों की इमारतों के खंडहरों के बारे में सोचता रहा था। मेरे मन में आ रहा था कि बुलंद से बुलंद दरवाज़ा भी एक दिन नष्ट हो जाने के कगार पर खड़ा होता है। बड़ी से बड़ी ज़िंदगी को भी एक दिन मौत आती ही है। एक आदमी किसी सड़क से बरसों बरस तक गुजरता चला जाता है और एक दिन आता है कि वो आदमी सड़क से तो क्या दुनिया से ही गायब हो जाता है। तभी से मेरे मन में बाबा की ये बात उतरने लगी होगी कि जीवन की भी क्या बात है। और फिर धीरे धीरे बाबा के वाक्य के बाद बाबा सामने आए, बाबा की दुनिया याद आई और फिर खुद की दुनिया और खुद के दुख जो इस बारिश में भीगने लगे हैं। आदमी का दुख भीगता भी है और बढ़ता भी है। दुख को आदमी के साथ रहते रहते और आदमी को दुख के साथ रहते रहते न जाने कितनी सदियां बीत गई हैं। मैं ही जीते जीते 52 पार कर चुका हूँ। इसी उम्र में बाबा की मौत हुई थी। वे एक दिन के लिए भी बीमार नहीं रहे। रात में पढ़ते पढ़ते सो गए थे। टेबल लैंप जल ही रहा था। अधखुली किताब पर चश्मा था। कॉलेज के लिए निकलते वक्त मैंने टेबल लैंप बुझा दिया था। उनकी किताब में बुकमार्क रखकर उसे उनकी मेज़ पर रख दिया। जाते जाते मैंने उनके दूध के गिलास को ढकना चाहा, तभी मेरी निगाह उनके चेहरे पर ठहरी। वे सो नहीं रहे थे। वे रात के ही किसी वक्त में गुजरे रहे होंगे। बाद में डॉक्टर ने हार्ट अटैक से मरने का प्रमाणित किया था। वो नवंबर की सुबह थी। दिवाली आने ही वाली थी। सिर्फ राधा के लिए उनके शव को दूसरी सुबह तक घर में ही रखना पड़ा था। राधा आई थी, फूट फूट कर रोई थी। उसके साथ मैं भी बहुत रोया था। हम दोनों ही अनाथ हो गए थे। हम दोनों पर से ही माँ बाप का साया उठ चुका था। अब मुझे एक अलग सी, एक दूसरी ज़िंदगी के लिए खुद को तैयार करना था। नवंबर की उस सुबह के बाद मेरी एक और ज़िंदगी, एक दूसरी ज़िंदगी की शुरुआत हुई थी और शायद वही ज़िंदगी, वैसी ही अकेली, उदास और अनाथ ज़िंदगी अब भी मेरे साथ खड़ी हुई है। मेरे साथ सुबह को सैर कर रही है। आदमी की अपनी ज़िंदगी चाहे वो जैसी भी रहती हो, आदमी के मरने तक उसके साथ बनी ही रहती है। वो एक पल के लिए भी उसका साथ छोड़कर नहीं जाती है। कुछ तो है जो आदमी के साथ बना ही रहता है, आदमी के प्रति वफादार बना रहता है। माँ या बाबा में से कोई भी जीवित रहता और मैं उन्हें आज सुबह की सैर के अपने अनुभवों, उन अनुभवों से लौटती रही अंतर्दृष्टियों के बारे में बताता, तो वे ज़रूर सोचते कि अब उनका लड़का बड़ा हो गया है, जीने के काबिल हो चुका है, उसने जीना सीख लिया है। बाबा होते तो मेरे बालों को सहलाते, माँ होती तो मुझे गले से लगा लेती। वे दोनों ही होते तो इन सब के बारे में हमारे बीच देर तक बातचीत होती रहती। माँ नहीं है, बाबा भी नहीं है, दादी गुजर गई हैं और राधा यहाँ से मीलों दूर है। पत्नी और बच्चे इसी शहर में हैं, लेकिन उनसे मेरी दूरी सबसे ज़्यादा है। अगर कोई मेरे बहुत ज़्यादा करीब है तो वो मैं ही हूँ। 52 पार करता हुआ सैर के लिए निकला हुआ एक अकेला आदमी। मैं उन अकेले आदमियों में नहीं आता जो अपना परिवार ही नहीं बसाते हैं। उनका अकेलापन उनका खुद का चुना गया अकेलापन होता है। उनके साथ चुनने की तसल्ली होती है। अपने ही किए गए के फल को भुगतने का साहस भी होता है और मजबूरी भी। मैं परिवार की परिधि के बाहर नहीं, परिवार के भीतर, परिवार के केंद्र में रह चुका अकेला आदमी हूँ। मेरी व्यथा और वेदना कुछ अलग किस्म की है। मेरा विषाद और अवसाद एकदम अलग प्रकार का है। कभी मेरी पत्नी मेरे लिए दूध और पानी गर्म किया करती थी, मेरे कपड़ों को लॉन्ड्री तक पहुंचाया करती थी, मेरे लिए खाना बनाती थी और अब ये सब मैं खुद ही किया करता हूँ। पहले
कोई मेरा इंतज़ार किया करता था और अब किसी को भी मेरा इंतज़ार नहीं करना है। सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक का हर काम की जिम्मेदारी मेरी अपनी है, सिर्फ मेरी अपनी। पता नहीं मैंने ये कहाँ पढ़ा था कि एक अकेले आदमी को अपने खाने की मेज़ पर बाल नज़र आए तो उसके साथ ये तसल्ली होती है कि ये टूटा हुआ बाल उसका ही हो सकता है। कहाँ पढ़ा था ये वाक्य? याद आ गया, वो कैथरीन मैन्सफील्ड की डायरियों और पत्रों की पेंगुइन से आई पेपरबैक किताब थी। कभी घोड़ा नक्कास और जुमेराती के उस इलाके में किताबों के लिए कितना ज़्यादा जाया करता था। लोग ही नहीं, शहर भी पराये होते चले जाते हैं। धीरे धीरे लोगों से ही नहीं, सड़कों, गलियों और पगडंडियों से भी हमारी दूरियां बढ़ती जाती हैं। कितना कुछ छूटता चला जाता है कि याद रखना ही मुश्किल हो जाता है। बारिश के दिनों की इस सुबह में बंदरों का वो परिवार मुझे कितना कुछ याद दिला गया। शायद अपने साथ अच्छी तरह रहकर ही दूसरों के संग अच्छी तरह रहना सीखा जा सकता है, पर हमेशा हमेशा के लिए अपने ही साथ बने रहना शायद ही दिलचस्प और सहनीय अनुभव बन पाता होगा। मेरा ही उदाहरण लिया जा सकता है। 4 बरस पहले जब परिवार के बीच रहा करता था तब मन परिवार से अलग रहने के लिए तरसता था, और अब जब उनसे दूर, उनसे अलग रह रहा हूँ तब मन उनके साथ, उनके बीच रहने के लिए मचला करता है। यही आदमी का जीवन पाने का विरोधाभास है। इसे ही शायद अंग्रेजी में पैराडॉक्स कहा जाता है। भूलने भटकने का लंबा और अंतहीन सिलसिला निरंतर नष्ट होता नीड़। ये भूल जाने वाला आदमी कि हर नदी के नसीब में समुद्र तक जाना नहीं हो सकता है। नदी भी कभी रुक जाती है और जीवन भी कभी ठहर सकता है। ये आज की सुबह मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, क्या क्या घट रहा है। वो बंदरों का परिवार था या तपस्या कर लौट रहे ऋषि मुनियों का कोई दल, कि उनके दर्शन मात्र से मेरा जैसा मामूली आदमी पिछले 1 घंटे से दार्शनिक हुआ जा रहा है। कभी कभी ऐसा हर आदमी के साथ होता होगा। उसके पुरखे उसे जीवन की तरफ, ज्ञान की तरफ ले जाने की चेष्टाएं करते होंगे। वे कहीं से अपने बच्चों के दुख की तरफ देखे होंगे और उनमें फिर से उन्हें संभालने संवारने की लालसा जागी होगी। उनका ध्यान फिर से अपने बच्चों की पीड़ा, अपने बच्चों की उदासी पर ठहरता होगा और वे उनके पास आ जाते होंगे। मेरे साथ वो आज की सुबह में हुआ है, पहाड़ी की सुबह की सैर में हुआ है। हमसे हमेशा के लिए विदा ले चुके हमारे पुरखे अपनी मोह माया से कहाँ बाज आते होंगे। कहीं किसी पेड़ को सोचते हुए, किसी नदी में नहाते हुए, किसी चट्टान पर कपड़े रखते हुए उन्हें अपने नीचे छूटे हुए बच्चों का ख्याल आ जाता होगा। वे कुछ देर तक उनके साथ बीते अपने बरसों पर ठहरते होंगे। उन्हें अपने घर की छत पर उतरती धूप का, स्कूल से लौटते अपने बच्चों का ध्यान आता होगा। फिर उन्हें ये भी लगता होगा कि वे अब अपने बच्चों की जरा सी भी मदद नहीं कर सकते हैं। ये ख्याल उनको उदास कर देता होगा। वे अगस्त की इस सुबह से अलग अलग होकर धरती के अपने अतीत के बारे में सोचना शुरू कर देते होंगे। अगस्त के दिनों में अपने अतीत के बारे में सोचना। यहाँ से लौटते ही मैं अपनी डेस्क पर रखी नोटबुक के खाली पन्ने पर अगस्त और अतीत शीर्षक लिखूंगा। ये मेरी बहुत दिनों के बाद लिखी जा रही कविता का शीर्षक होगा। अभी आप सुन रहे थे लेखक जयशंकर जी की कहानी अगस्त और अतीत।